हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स जो इग्नू से बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम एक्सपेक्टेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो आपके 8 ऑफ जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आ सकते हैं। आंसर्स को हम हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो का पार्ट 1 है। अगर आपको इसी तरह की और वीडियोस चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। स्टूडेंट्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे, जिसके अंदर आपको डिस्कस करना है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिएम्बल है, यानी कि जो संविधान की प्रस्तावना है, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। The preamble of the Indian Constitution serves as an introduction to the Constitution। क्या है वो? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरह का इंट्रोडक्शन है। आउटलाइनिंग द फंडामेंटल वैल्यूज़ एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स, क्योंकि उसके अंदर वो सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं जो एक देश में होनी चाहिए। इट रिफ्लेक्ट्स द एसेंस एंड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्टिंग एज अ बीकन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ इट्स प्रोविजंस। यानी कि संविधान में आगे जितने भी प्रोविजंस होने वाले हैं वहाँ पे सिर्फ उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा लिखा हुआ है, यानी कि उनका इंट्रोडक्शन टाइप का हमें प्रिएम्बल में मिल जाता है कि आगे संविधान के अंदर किन किन वैल्यूज़ का ध्यान रखा जाएगा। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह संविधान का परिचय के रूप में कार्य करती है, जो राष्ट्र द्वारा अपनाए गए मौलिक मूल्यों और मार्गदर्शक सिद्धांतों को रेखांकित करती है। यह संविधान के सार और दर्शन को प्रतिबिंबित करती है। इसके प्रावधानों की व्याख्या के मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करती है। यानी कि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वह क्या है? हमारे संविधान का मार्गदर्शक है। द प्रिएम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी सोवरन। जो प्रिएम्बल है वह क्या कहता है भारत को? कि भारत जो है वह एक सोवरन कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री है, सेक्युलर है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ईच ऑफ दीज टर्म कैरीज प्रोफाउंड सिग्निफिकेंस। अब ये जो यहाँ पे टर्म्स लिखी हुई हैं, सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इनका अपना अपना मतलब है। सोवरन का मतलब होता है जब इंडिया इज इंडिपेंडेंट, किसी और जो कंट्री है वो इंडिया के ऊपर राज नहीं कर सकती, इंडिया अपने आप में ही अपनी मालिक है। सोशलिस्ट का मतलब होता है कि जो इंडिया की सरकार है वो क्या करेगी? सोशल इक्वालिटी लेकर आने की कोशिश करेगी। सेक्युलर का मतलब होता है रिलीजियस फ्रीडम, कि यहाँ पे जो भारत में नागरिक हैं, राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, सारे जो नागरिक हैं वो बराबर हैं और उनके धर्म भी बराबर हैं, व्यक्ति कोई सा भी धर्म का पालन कर सकता है। इसका मतलब होता है सेक्युलर। आई होप आपको सोवरन, सोशलिस्ट और सेक्युलर तीनों के मीनिंग समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की। इसका मतलब क्या है? कि जो भारत है वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो उसके लोगों के द्वारा चुनी जाएगी और लोगों के लिए चुनी जाएगी। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको प्रिएम्बल में दिए गए सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के जो टर्म्स हैं उनके प्रोफाउंड मीनिंग्स के बारे में पता चल गया। जो प्रस्तावना है वह क्या करती है? भारत को एक संप्रभु, क्या? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित करती है। इन शब्दों में प्रत्येक का गहरा महत्व है। संप्रभु जो है वह क्या करता है? भारत की स्वतंत्रता को रेखांकित करता है। वहीं अगर हम समाजवादी की बात करें तो इसका मतलब होता है कि समाज में समानता लेकर आने के प्रयास किए गए हैं, जैसे रिजर्वेशन दिया गया है। धर्मनिरपेक्ष की बात करें तो यानी कि जो राज्य है उसका कोई भी ऑफिशियल धर्म नहीं है, जो लोग हैं वो किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, अपने धर्म को बढ़ावा दे सकते हैं। और जो भारत है वह क्या है? एक तरह का लोकतांत्रिक गणराज्य है, यानी कि जो लोग हैं वो अपनी सरकार स्वयं चुनेंगे और अपने लिए ही चुनेंगे। इट इनंसिएट्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के और क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमारे प्रिएम्बल में लिखे हुए हैं? उसमें लिखा हुआ है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये जो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं ये इंडियन पॉलिटी की फाउंडेशन है। जस्टिस का मतलब होता है न्याय देना लोगों को, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी का मतलब है इंसानों को आज़ादी देना, सोचने की, एक्सप्रेस करने की, विश्वास की, पूजा करने की, हर तरह की आज़ादी देना। उन्हें इक्वालिटी देना, उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। फ्रेटर्निटी एश्योर करना, जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी डिग्निटी का ध्यान रखा जाए, उन और देश की इंटीग्रिटी का और यूनिटी का भी ध्यान रखा जाए।
जो आपका प्रियम्बल है वह क्या करता है, संविधान के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को बढ़ावा देता है। ये जो उद्देश्य हैं ये उस आधार का निर्माण करते हैं जिस पर भारतीय राजनीति जो है वह टिकी हुई है। न्याय में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आयाम शामिल हैं। स्वतंत्रता में कौन कौन से, आपके विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की, धर्म की, उपासना की स्वतंत्रता आती है। समानता का मतलब होता है किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा और जो व्यक्ति हैं उनकी गरिमा का ध्यान रखा जाएगा, इसका मतलब होता है बंधुत्व। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया कि जो हमारा संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। ना स्टूडेंट्स, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसके अंदर आपको बात करनी है प्रेसिडेंट की पावर्स की, कि जो हमारा प्रेसिडेंट है उसके पास पावर्स क्या क्या होती हैं। ये सिर्फ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये एक बेसिक पॉलिटिकल साइंस के हर एक स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट एंड मल्टी फेसिटेड रोल विद इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम। जो आपका प्रेसिडेंट है उसका रोल बहुआयामी है। प्रेसिडेंट को हम क्या कहते हैं, हेड ऑफ स्टेट कहते हैं, एंड द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस वो होता है। ये आपको याद रखना है, डैट जो प्रेसिडेंट है वो क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है और सुप्रीम कमांडर होता है आर्म्ड फोर्सेस का। द प्रेसिडेंट्स पावर्स एंड फंक्शंस आर डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट के जो पावर्स हैं और उसके जो फंक्शंस हैं वो सारे के सारे हमारे भारतीय संविधान में लिखे गए हैं। इसकी पावर्स में आती हैं इसकी एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, इमरजेंसी एंड मिलिट्री पावर्स। इन सारी पावर्स के बारे में हम डिटेल में अभी यहाँ पर स्टडी करेंगे। आपको ये आंसर अगर पूरा देखना है तो वीडियो को पूरा एंड तक देखें, क्योंकि हम इसमें डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट की डिफरेंट पावर्स को। भारत के राष्ट्रपति भारतीय राजनीतिक प्रणाली में एक महत्वपूर्ण और बहुआयामी भूमिका निभाते हैं। राज्य के प्रमुख और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में क्या होते हैं ये होते हैं राज्य के प्रमुख और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर। राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्यों को भारतीय संविधान द्वारा परिभाषित किया गया है। इन शक्तियों में उसकी कार्यकारी, विधायी, न्यायिक, आपातकालीन और सैन्य जो शक्तियां हैं वो शामिल हैं। सो लेट्स अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स उसके एग्जीक्यूटिव पावर्स की, कि जो प्रेसिडेंट है उसके पास कौन कौन सी कार्यकारी शक्तियां हैं। सो जो प्रेसिडेंट है एक्सरसाइजेज एग्जीक्यूटिव पावर्स आइदर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम हर। या तो वो अपनी पावर्स को डायरेक्टली यूज़ करेगा या फिर जो उसके लोअर लेवल पे जो उसके सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होंगे उनके द्वारा यूज़ करेगा। सो सबसे पहले हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट पावर की, कि जो प्रेसिडेंट है वो किस किस को अपॉइंट करता है। सो स्टूडेंट्स, हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनको भी हमारा प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स को, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एंड द अदर की ऑफिशियल्स। तो आप समझ सकते हो कि प्रेसिडेंट के पास कितने सारे लोगों को अपॉइंट करने की पावर है। फिर उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर की बात करते हैं। जो प्रेसिडेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है एंश्योरिंग दैट द लॉज पास बाय द पार्लियामेंट आर इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली। जो प्रेसिडेंट है वो कभी भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है कि हमारे देश का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है और जो भी लॉज पास किए गए हैं क्या वो सही से लागू हुए या नहीं हुए हैं। प्रेसिडेंट के पास मिलिट्री पावर्स हैं क्योंकि ये सुप्रीम कमांडर है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का, ठीक है। हैज़ द अथॉरिटी टू डिक्लेयर वॉर, यही बताएगा कि वॉर चल रही है, पीस चल रहा है। ऑल्दो दिस पावर इज एक्सरसाइज बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, लेकिन इन पावर्स का इस्तेमाल वो जब ही करता है जब उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से एडवाइस मिलती है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वे प्रत्यक्ष या अधीनस्थ अधिकारों के माध्यम से अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इसमें उनकी नियुक्ति शक्तियां आती हैं, जो मैंने अभी आपको बताया कि प्रधानमंत्री को, राज्य के राज्यपालों को, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश जो होते हैं उन सबको ये नियुक्त करता है। प्रशासनिक शक्ति के रूप में यह देश के प्रशासन के संबंध में कभी भी जानकारी मांग सकता है और पूछ सकता है कि क्या जो भी कानून पारित हुए हैं वो प्रभावी रूप से लागू हुए हैं या नहीं हुए हैं। साथ ही साथ ये क्या होता है, सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर है, तो यह युद्ध की घोषणा और शांति स्थापित करने का अधिकार भी रखते हैं। लेकिन ये कब करेंगे, जब इन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह मिलेगी। अब हम बात करेंगे प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर्स की। जो प्रेसिडेंट है वो समन कर सकता है, प्रयोग कर सकता है पार्लियामेंट को, ठीक है। पार्लियामेंट के जो सेशंस होते हैं उन्हें बुला सकता है, लोकसभा के सेशंस को, और उन्हें डिसॉल्व भी कर सकता है। ये पावर इसके पास है। एड्रेस करता है पार्लियामेंट को, जब जॉइंट सिटिंग्स होती हैं तब ये जो कमेंसमेंट करता है पहले सेशन की आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। जब भी
हर साल का जब नया सेशन शुरू होता है, ठीक है, तो सबसे पहले जो पहला सेशन होता है उसकी कमेंसमेंट किसके द्वारा की जाती है? आपके प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, कोई भी जो बिल है वो लॉ कानून जब ही बनेगा जब प्रेसिडेंट उस पर साइन करेंगे, ठीक है। सो अ बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट बिकम्स अ लॉ only after the president gives assent to it. The president can withhold assent. प्रेसिडेंट जो है अपना assent withhold कर सकता है, नहीं कर रहा मैं साइन, बिल को रिटर्न कर सकता है। अगर वो मनी बिल नहीं है देन ही कैन रिटर्न, अदरवाइज ही विल नॉट रिटर्न, और रिजर्व इट फॉर द कंसिडरेशन, और या फिर वो रख सकता है अपने पास ही जब तक वो चाहे। सो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया कि प्रेसिडेंट के पास बिल से रिलेटेड कितनी ज़्यादा सुप्रीम पावर है। ऑर्डिनेंस की बात होती है जब पार्लियामेंट के सेशंस नहीं हो रहे हैं और कोई इंपॉर्टेंट कानून पास करना है, ठीक है, पार्लियामेंट नहीं है, कोई सेशंस नहीं हो रहे, सरकार अभी नहीं बनी, तो कोई ना कोई कानून अगर बीच में बनाना है तो वो कानून प्रेसिडेंट के द्वारा बनाया जाएगा, जिसे हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। जितनी एक कानून के पास पावर होती है उतनी ही पावर किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के द्वारा ऑर्डिनेंस इशू करने की। समझ में आया? सो व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन द प्रेसिडेंट कैन promulgate ordinances which have the same force and effect as laws passed by the parliament. सो स्टूडेंट्स, विधायी शक्तियों में क्या आता है? संसद को बुलाना और स्थगित करना, साथ ही साथ संसद को संबोधित करना। हर साल सबसे पहले सत्र की शुरुआत में जो राष्ट्रपति है वह संसद को संबोधित करेंगे सबसे पहले, और विधेयकों की स्वीकृति भी जो है आपके राष्ट्रपति ही देंगे। कोई भी जो विधेयक है, जो भी पारित विधेयक है, वह कानून नहीं बनेगा अगर राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति ना दें। राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति को रोक सकते हैं, विधेयक को वापस भेज सकते हैं। कब वापस भेज सकते हैं? यदि वह धन विधेयक नहीं है। इसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित भी कर सकते हैं। अध्यादेश वह जारी कर सकते हैं। जब संसद सत्र में नहीं होती तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? अध्यादेश जारी करते हैं, जिनका प्रभाव वही होता है जितना कि संसद के द्वारा पारित कानून का होता है। तो आप समझ सकते हो अध्यादेश का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नाउ स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट के जुडिशियल पावर्स को और उसके फंक्शंस को, जिसमें सबसे बड़ी जो उसके पास पावर है वो है लोगों को माफ़ करने की। अगर किसी को सज़ा सुना दी गई फांसी की, फिर भी प्रेसिडेंट के पास वो जाकर क्या सकता है? गुहार लगा सकता है, प्रेसिडेंट उसको माफ़ कर सकती हैं, ठीक है, कई सारे केसेस में, ठीक है। उसके बाद जजेस को अपॉइंट करने की, जो प्रेसिडेंट हैं वो चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, हाई कोर्ट के जजेस हैं, उन्हें क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। सो राष्ट्रपति के पास क्या होती हैं? कई सारी न्यायिक शक्तियाँ और कार्य होते हैं, जिसमें क्षमा और दया शक्तियाँ देना। राष्ट्रपति क्षमा, दया, राहत या दंड माफ़ी दे सकते हैं। वे कुछ मामलों, विशेष रूप से मृत्यु दंड के मामलों में सज़ा को कम करवा सकते हैं। किसी को मृत्यु दंड मिल गया तो कौन उसे कम करवाएगा? हमारे राष्ट्रपति कम करवा सकते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इमरजेंसी पावर्स की। तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे जो राष्ट्रपति हैं, ही कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी, कि भाई इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई तो केस ऑफ वॉर के टाइम पे अगर कोई बाहर से एग्रेशन आ रहा है या आर्म्ड रिबेलियन हो जाता है देश में, तो राष्ट्रपति डिक्लेयर करेंगे इमरजेंसी को। किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट का रूल लग जाता है। अगर कोई स्टेट ऐसा है कि वो संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर पा रहा, ठीक है, तो क्या होगा? वहाँ पे क्या लग जाएगा? प्रेसिडेंट का शासन लग जाएगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं वो। मान लो इंडिया जो है वो कर्जे में डूब गया, फाइनेंशियली अनस्टेबल हो गया, तो राष्ट्रपति क्या कहेगा कि भाई इंडिया में क्या चल रही है? फाइनेंशियल इमरजेंसी चल रही है। तो राष्ट्रपति के पास विशेष परिस्थितियों में विशेष आपातकालीन शक्तियां होती हैं, जैसे कि वह राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। यदि कोई युद्ध होता है, बाहरी आक्रमण होता है, सशस्त्र विद्रोह हो जाता है, तो वे हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन लग जाता है उन राज्यों में जहां पर संवैधानिक मशीनरी क्या है? विफल हो जाती है। आर्थिक आपातकाल वे जब घोषित करेंगे जब वित्तीय स्थिरता या जो है साख जो है भारत का जो क्रेडिट है वह खतरे में है, तो आर्थिक आपातकाल की घोषणा कर दी जाएगी। ना स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो राष्ट्रपति हैं, ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट है उसकी मिलिट्री पावर्स में क्या आता है? चीफ को अपॉइंट करना। जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करता है चीफ को, आर्मी के, नेवी के और एयरफोर्स तीनों के चीफ को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, आपको याद रखना है। ऑल्सो जो प्रेसिडेंट है वो वॉर डिक्लेयर कर सकता है, पीस बना सकता है।
लेकिन कब करेगा वो? जब उसको प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस करेंगे। सो भारतीय सशस्त्र बलों और सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों में शामिल है प्रमुखों की नियुक्ति करना, जैसे कि राष्ट्रपति सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं, युद्ध की घोषणा करते हैं, शांति स्थापित करने की शक्ति होती है उनके पास। लेकिन इन शक्तियों का उपयोग वो कब कर पाते हैं? जब वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह का प्रयोग करते हैं। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऑल्सो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए। और अगर आप ये वीडियो पार्ट 2 आने के बाद देख रहे हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर पार्ट 2 भी देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने इसी तरह से कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया है।